हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और दोस्तों, यह सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर देख लिए थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए हर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन में 41 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल में पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। पहला ऑप्शन में दिया गया भाखड़ा नंगल बांध जो सतलज नदी पे है। ऑप्शन बी में दिया गया नागार्जुन सागर बांध। ऑप्शन सी में दिया गया हीराकुंड बांध। और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है टेहरी बांध। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 को देख लीजिए। क्वेश्चन 42 कहता है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन में दिया गया कोयला। और आप सभी को बता दें, कोयला जो है यह एक अनवीकरणीय संसाधन है और ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण भी है। ऑप्शन सी में दिया गया पेट्रोलियम, ये भी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन डी में दिया गया प्राकृतिक गैस, यह भी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। लेकिन ऑप्शन बी में दिया गया विद्युत, विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और इसके बाद में क्वेश्चन 43 हमारा कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हाजीपुर हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 44 को देखिए कि चावल है। दोस्तों याद रखिएगा, चावल की बात की जाए चाहे धान की बात की जाए, ये सभी के सभी फसल खरीफ फसल होते हैं। वहीं पे सरसों की बात की जाए या गेहूं की बात की जाए तो रबी फसल होता है। लेकिन चावल फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नहीं हो जाएगा, खरीफ फसल। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 45 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो पहला उसमें दिया गया डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, टिस्को और सी में दिया गया है सेल। याद रखिएगा, यहाँ पे सेल एक ऐसी कंपनी है जो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो क्वेश्चन 45 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 46 को देखिए कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोडरमा से संबंधित जो खनिज है वह है अभ्रक। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अभ्रक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 47 को देखिए कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या होता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन काफी ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा नाम होता है वे श्वेत क्रांति होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, श्वेत क्रांति। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से दो जिला प्रसिद्ध है। यानी बिहार का वो कौन ऐसा दो जिला है जहाँ पे लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में की जाती है। तो याद रखिएगा, बिहार का मुजफ्फरपुर के साथ साथ वैशाली एक ऐसा जिला है जहाँ पे लीची का उत्पादन काफी ही ज्यादा मात्रा में की जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 48 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 49 हमारा कहता है कि आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। मान लेते हैं आय किसी व्यक्ति का 10 रुपया है, उपभोग का मतलब होता है खर्च करना। उसने 5 रुपया उसमें से खर्च कर दिया, तो 10 में से 5 को खर्च करेंगे तो 5 हमारा बचेगा। तो ये जो हमारा जो 5 रुपया बच रहा है इसे हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों आय तथा उपभोग को अंतर को बचत कहा जाता है। इसने इतना हमने आय किया, 5 रुपया उस पर हमने उपभोग किया, तो प्राप्त संख्या जो होगी वो हमारा बचत कहलाएगी। तो आय तथा उपभोग के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, तो बचत कहेंगे। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, कहता है कि इनमें से कौन सी व्यापारिक बैंक की जमा प्रकार नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन 50 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिविकर्ष। इनमें से कौन सा व्यापारिक बैंक की जमा का एक प्रकार नहीं है।
तो वो है आधी विकर्ष। उसके बाद में क्वेश्चन 51 कहता है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन किया जाता है। तो दोस्तों पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन किया जाता है, तो दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन किया जाता है जो लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करता है। तो क्वेश्चन में 51 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा दीर्घकाल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये भी क्वेश्चन काफी ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि किसने कहा कि ग्राहक हमारी दुकान पे आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर नहीं बल्कि हम उस पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों किसका यह कथन है कि ग्राहक हमारी दुकान पे आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वह हम पर नहीं बल्कि हम उस पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 52 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह जो कथन है ना ये महात्मा गांधी के द्वारा कही गई कथन है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 53 को देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 53 कहता है कि इनमें से कौन सा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। यहाँ पे कौन ऐसा आधारभूत संरचना का घटक है जो गैर आर्थिक है। तो पहला उसमें दिया गया संचार व्यवस्था, वित्त साधन, यातायात के साधन, और सी में दिया गया शिक्षा व्यवस्था। तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षा व्यवस्था जो है ना ये गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 54 को देखिए कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत यहाँ पे आप सभी को बताना होगा। तो इनमें से देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों के तीनों ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। लेकिन गैर पारंपरिक स्रोत की बात करेंगे तो ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी के सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा हो जाएंगे। और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी के सभी जो है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हो जाएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 55 को देखिए कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 55 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए 25 करोड़ वर्ष पहले बहुत सारे बुक में इसका आंसर दिया गया जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी में दिया गया 20 लाख पूर्व और 20,000 पूर्व, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो अभी तक इसका मालूम नहीं चल पाया कि गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, सॉरी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल जो होता है वो आप सभी को हम बता ही दिए हैं, चावल होता है, मक्का होता है, कपास होता है। तो इस सभी के सभी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, तो मक्का, चावल, कपास है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अगला सवाल 57 कहता है इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो देखिए कपास में रेशा होता है, जूट में भी होता है और सन में भी रेशा होता है। लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया गन्ना, और गन्ना एक रेशादार फसल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 58 को देखिए कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। याद रखिएगा कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 59 कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए कितना ही मजेदार क्वेश्चन आ गया है, आप सभी को हम बार बार बता चुके हैं कि गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था, और इन्हीं के द्वारा बाइबिल नामक सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ पुस्तक की छपाई की गई थी। और समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला सवाल भी हिस्ट्री से दिया गया है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने किया था। याद रखिएगा इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति का जो नाम है ना वो कैक्सटन है। कैक्सटन ने ही इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 61 को देखिए कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए 1917 में फरवरी क्रांति भी हुआ था, और अक्टूबर भी क्रांति हुआ था, नवंबर क्रांति भी हुआ था, और अप्रैल क्रांति भी हुआ था। लेकिन ये जो सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो कौन सी हुई थी, तो 1917 में जो होने वाली प्रथम जो क्रांति थी वो फरवरी क्रांति थी, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 62 हमारा कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, लाल सेना का जो गठन है वो ट्राटस्की के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये सन 1906 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ पे स्थित है। दोस्तों तख्त श्री हरमंदर जी साहिब जो है ये पटना में स्थित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 65 को देखिए कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। आप सभी को हम बता चुके हैं कि मेरठपुर की छावनी में मंगल पांडे ने चर्बी वाला कारतूस को विरोध करते हुए वहां के कर्नल को गोली से मार दिए, जिनके विरोध में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। और सिपाही विद्रोह का जो नेतृत्व है वो मंगल पांडे ने ही किया था। और ये विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 66 को देखिए कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। दोस्तों याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एक और सवाल पूछे जाते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिए, बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार में, पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत में बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और यही है वो 22 मार्च जब जल दिवस भी मनाया जाता है। तो आपके एग्जाम पेपर में ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 22 मार्च। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो वैसे स्थिति में भी क्वेश्चन का सही जवाब 22 मार्च हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन आंसर को देखिए कि सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि पूरे भारतवर्ष में सोनपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सोनपुर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 69 को देखिए। क्वेश्चन 69 कहता है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। पहला ऑप्शन में दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी में दिया गया औरंगजेब, ऑप्शन सी में दिया गया शेर शाह सूरी, और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखिएगा, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 70 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 70 कहता है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। पहला ऑप्शन जेम्स हारग्रीव्स ने, जॉन के ने, रॉबर्ट फुल्टन ने, डी में दिया जाता है जेम्स वाट ने। तो आप सभी को हम बता दिए थे कि जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था, तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। और यहाँ पे जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया गया था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन के। उसके बाद में अगला सवाल 71 कहता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 71 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो स्थित है। उसके बाद में एक और सवाल पूछे जाते हैं कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो ये भी पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि सिरान युद्ध कब हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में होने वाला युद्ध सिनेवा या सिरान का युद्ध कहलाता है, जो कब हुआ था इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना होगा। तो याद रखिएगा, सिनेवा या सिरान का जो युद्ध है ये सन 1870 ईस्वी में सिरान में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरीके से पराजित हो गया था। और यही है वो युद्ध जिसके एक साल बाद यानी 1871 ईस्वी में जर्मन राष्ट्रवादी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, जिसमें फ्रैंकफर्ट की संधि पे हस्ताक्षर भी की गई थी। और यही है वो 1871 जिसमें इटली का भी एकीकरण पूरा हो गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था।
उसके बाद में अगला सवाल प्रश्न 73 कहता है कि हीगेल कौन था। पहला ऑप्शन जर्मन चांसलर था, राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक था, और डी में दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, हीगेल जो था ना, यह एक फिलोसफर था यानी दार्शनिक था, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 74 को देखिए कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मार्च 1946 ईस्वी में होने वाला फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में एक बहुत ही बड़ा समझौता हुआ था, उस समझौता का क्या नाम दिया गया था। पहला ऑप्शन जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में एक बहुत ही बड़ी समझौता हुई थी जिसका नाम पड़ा हनोई समझौता। यहाँ से एक दो सवाल और पूछे जाएंगे कि हनोई समझौता कब हुआ था। तो मार्च 1946 ईस्वी में हनोई समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 75 को देखिए कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, किसने किया था। आइए बारी बारी से बता देते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है 1905 ईस्वी में, 1911, 1915, 1922 ईस्वी में। दोस्तों 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, तो चौरा चौरी कांड हुआ था। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, और 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो गया था। किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, यह किसने किया था, बल्कि हमसे ये पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब निरस्त कर दिया गया था। तो कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन करता है, और सन 1911 ईस्वी में बंगाल का जो विभाजन है वो निरस्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 1911 ईस्वी में। बहुत सारे ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं जो जल्दीबाजी के चक्कर में गलत जवाब एक और अंक के चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। उसके बाद में अगला सवाल 76 को देखिए कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। यानी कौन ऐसा भूकंपीय तरंग है जिसकी गहनता जो है वो सबसे कम होती है। तो पहला ऑप्शन पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, और डी में दिया जाता है टी तरंग। दोस्तों याद रखिएगा, 76 का जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो ऑप्शन बी होगा। एस तरंग एक ऐसा तरंग है जिसकी गहनता सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो एल तरंग की होती है। उसके बाद में अगला सवाल प्रश्न 77 कहता है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। यानी पूरे जो 100% पानी की बात करेंगे तो उसमें से कितना प्रतिशत ऐसा पानी है जो महासागर में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 77 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा यानी 95%। बहुत सारे बुक में आपका सही जवाब 97% दिया गया है, तो आप इसका आंसर जरा क्लियर करके ही एग्जाम देने जाइएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन 78 को देखिए कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। पहला ऑप्शन सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, और ऑप्शन डी में दिया जाता है पुनपुन नदी। दोस्तों याद रखिएगा, बिहार में जो सबसे पहले नदी घाटी जो परियोजना हुआ था वो कोसी नदी पे हुआ था। और बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है, हमसे ये पूछा गया है कि बिहार का कौन ऐसा नदी है जिसमें अभी तक कोई भी नदी घाटी परियोजना नहीं हुआ है, तो वह है नदी का नाम पुनपुन नदी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 79 को देखिए। क्वेश्चन 79 कहता है कि गेहूं फसल है, गेहूं क्या है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूं जो है ना यह एक रबी फसल है। उसके बाद में क्वेश्चन 80 हमारा कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है। पहला ऑप्शन केंद्र राज संबंध से, पंचायती राज व्यवस्था से, वित्तीय व्यवस्था, और डी में दिया गया है संघीय व्यवस्था। याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है उस संघीय व्यवस्था से है। कितने छात्रों को लगता है पंचायती राज व्यवस्था क्वेश्चन का सही जवाब होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने डाउटों को जरूर लिखिएगा। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 से लेकर
इस मॉडल पेपर का 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली 10वीं कक्षा का हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप अपने 10वीं कक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके। जितने भी छात्र एवं छात्राएं चाहते हैं इसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का लिंक और मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियल मोबाइल ऐप का लिंक दे दिया गया है। साथ ही टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है। तो सभी लिंक पे टच करके आप हमारे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।